नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो बेसिकली दिस इज द सेकंड क्लास ऑन क्रॉस ऑब्जेक्शन, बट जो पहले से थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि व्हाट वाज द एग्जैक्टली क्रॉस ऑब्जेक्शन, कैसे समझना है आप लोगों ने। देखिए, ए सूट हैज़ बीन फाइल्ड इन द कोर्ट एंड ट्रायल स्टार्टेड, ट्रायल कंक्लूडेड एंड ए डिक्री वाज पास्ड। तो देर में बी 2 contingencies. How many contingencies? There may be 2 contingencies. Number 1, बल्कि 3 contingencies, you can say 3. A decree has been passed fully in the favor of any of the parties, whether in the favor of defendant or whether in the favor of plaintiff. ये पहली संभावना हो सकती है कि plaintiff के फेवर में फुल डिक्री पास हो जाए, और ये भी संभावना हो सकती है कि फुल डिक्री डिफेंडेंट के फेवर में पास हो जाए। तो ये क्योंकि ये भी आपकी फर्स्ट कंटिजेंसी हो गई। सेकंड क्या हो सकती है? पार्टी डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड पार्टली इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। यू कैन से इट मे बी 50-50%, इट मे बी 60-70, बट दिस इज पार्टली इन द फेवर ऑफ बोथ पार्टीज। गॉट इट? थर्ड संभावना क्या है कि पार्टली इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट है और एनी ऑफ द पार्टीज है, बट there are some findings. I am using the word findings not amounting to decree. क्या शब्द बोला मैंने? findings not amounting to decree. Decree is in my favor, but there are some findings against me as well. तो इन सभी contingencies में where is the right for me to object to such decree? जैसे फर्स्ट उसमें जो पहली कंटिजेंसी है वहाँ पर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है ही नहीं। इफ़ द डिक्री इज अगेंस्ट मी, आई कैन फाइल अपील अगेंस्ट इट, है कि नहीं है? बिकॉज सेक्शन 96 परमिट्स मी टू फाइल द अपील अगेंस्ट एवरी डिक्री इन केस ऑफ ओरिजिनल डिक्री, है कि नहीं है? तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरे खिलाफ डिक्री पास हुई, मैं अपील में चला जाऊँगा। अब यहाँ पर क्या है कि पार्टली इन माई फेवर, पार्टली इन योर फेवर। तो यहां पर भी मेरे दोनों ही पार्टीज के पास राइट है कि दोनों ही पार्टीज अपील में जा सकती हैं। पहले वाली में जो एग्रीव्ड नहीं था, जिसके फेवर में डिक्री थी, वो अपील में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके फेवर में 100% डिक्री उसके फेवर में हुई है। तो ही इज नॉट एग्रीव्ड ऑफ द डिक्री, देयरफॉर ही हैज नो राइट टू गो टू अपील। बट इन द सेकंड केस, इन दिस केस, पार्टली इन फेवर ऑफ बोथ पार्टीज कैन फाइल द अपील इन दिस केस। तो वन अपील विल बी फ्रॉम द प्लेंटिफ, second appeal will be from the defendant. Then this will be the case of cross appeals, one by the plaintiff and the one by the other by the defendant. This is the case of cross appeals, and in that case both of the appeals will be disposed
together. You got it? So the cross appeals, the question of cross appeals arises when both the parties get the right to file the appeal. That is substantive right. We have discussed it. Right to file an appeal is a substantive right. ये पढ़ चुके हम लोग, है ना? तो ये आया right cross appeal का. Cross appeal means appeals from both sides. Got it? Now एक थर्ड संभावना है. थर्ड संभावना you can say this is you are not filing an appeal. In this case, suppose partly in my favor, partly in your favor. Division हो गया. ऐसा मान लीजिए there was a suit for the partition of the property. Court gave its decree partly in your favor, partly in your favor. बंटवारा हो गया. आपका कहना यह था कि 50-50% डिवाइड होना चाहिए. कोर्ट ने कहा नहीं, एक को 60% मिलेगा, एक को मिलेगा 40%. लेकिन आपने सोचा चलो 40% मिल गया, मैं अपील, यू हैव द राइट टू फाइल अपील. पर आपने सोचा कि मैं छोड़ो यार, आई शुड बी कंटेंट विद द 40%. 60% भाई तो है, लेकिन भाई क्या करता, नहीं मुझे 100% मिलना चाहिए था, ऐसा मान लीजिए ना. तो भाई अपील में चला जाता है. आप अपील में नहीं गए. यू वर हैविंग द राइट टू फाइल अपील बट यू डिड नॉट गो इन टू द अपील. बट when your brother files an appeal, है ना, because he is also not satisfied, the decision was partly in his favor, he was not completely satisfied. In that case, if you are not going for the cross appeals, then you can file the cross objections. When he will file an appeal, he will be called appellant, you will be called respondent. You as a respondent, you will have to give reply to his appeal. रेस्पोंडेंट के तौर पर आपको उसके अपील का जवाब देना पड़ेगा. तो उस जवाब में यू कैन फाइल दी क्रॉस ऑब्जेक्शंस एज वेल. मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस इन द फॉर्म कि जिन पॉइंट्स पर आप पहले एजिटेट करते अपील के रूप में, उन सारे पॉइंट्स को आप दोबारा भी इस तरीके से आपको एक मौका मिल गया कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानता तो जिन पॉइंट्स पर मैं अपील ला सकता था मैं अपील नहीं लाया, लेकिन मैं अब रेज करूंगा इन द सेम पेटिशन. प्लीज रेज हैंड अगर बात से ना करें तो बेसिकली दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. हम लोग पहली क्लास में इससे पढ़ चुके हैं इस बारे में. ठीक है, अब हमें ये क्लास आगे बढ़ानी है. प्लीज रेज हैंड अगर यहाँ से समझ सकते हैं आगे तो कर लेंगे आप लोग. तो कौन सी स्टेज फाइल होगा, कैसे होगा? दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? रूल नंबर 22. दिस इज द रूल 22. सी, I am reading for you. This is rule 22. It is a repetition. Please see this. Any respondent, though he may not have appealed from any part of the decree. Please understand this. Though he may not have appealed from any part of the decree. It means what? He was having right to appeal against what? Any part of the decree. Try to understand. These are the words, very important words. Any part of the decree. It means this respondent means he is not coming in appeal himself, he is coming to respond the appeal. He is the respondent. So basically 22 is giving right to whom? Respondent. You got it? है ना, सही है. तो though he may not have appealed from any part of the decree, इसका मतलब समझिए क्या है कि although he was having right to file decree, right to file appeal, sorry, not to file appeal against any part, it means it was the decree was partly against him, है कि नहीं है? Therefore he was having right to file an appeal from any part of the decree, but he did not file the appeal. So though he may not have filed from any part of the decree, ठीक है, he may not have appealed from any part of the decree. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई है तो, है ना. तो who is the respondent here? Respondent is a person against whom any part of decree was against. He was having right to file an appeal, but he did not file the appeal. You got it? May not only support the decree. Now appeal has been filed against him. समझो मजे की बात. He was having right to appeal against part of the decree,
but now appeal has been filed against him. So what are the options available to him? Number 1, not only support the decree. एक ऑप्शन ये कि he can support the decree, means decree is fine and it should be upheld. Appeal, it means what? जो appeal and appeal shall be dismissed. Decree is good, यही कह सकता है वो. It is first option, because appellant will say what? कि decree is not good in law. अपीलेंट की तो यही बात होगी ना, अपील में क्यों आया? बिकॉज ही नॉट सेटिस्फाइड. बट एज ए रेस्पोंडेंट यू कैन से कि यू कैन सपोर्ट द डिग्री, बट मे ऑल्सो स्टेट दैट, यहां से राइट आया, दैट द फाइंडिंग अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट बिलो इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इशू ऑट टू हैव बीन इन हिज फेवर. वो ये भी कह सकता है कि जो 50% पार्ट जो मेरे फेवर में था, दैट इज गुड, बट the finding against me in that decree ought to have been in my favor. It means now he can object to the part regarding which he was aggrieved. He can take the benefit of that appeal of those part which he did not appeal against. जिन पार्ट के लिए उसने अपील नहीं किया पहले, है ना, उस पार्ट के लिए वो अब ये कह सकता है द फाइंडिंग अगेंस्ट हिम ऑट टू हैव बीन इन हिज फेवर. प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई है तो. वेरी वेरी टेक्निकल लाइन है ये, है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं. देखिए, सो बेसिकली व्हाट ही गॉट द राइट टू एजिटेट अगेन. आप चुपचाप घर में बैठे थे, आप किसी से कुछ नहीं कहना चाह रहे, आपने गम खा लिया, कुछ फाइंडिंग्स आपके अगेंस्ट थी, आपने कहा मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं जाना अपील में, लिटिगेशन में, जिसको जितना मिल गया ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड. लेकिन फिर आपको अपील ने छेड़ दिया, है ना, तो आपने कहा नहीं, अब जब लड़ना ही है केस तो फिर पूरी ताकत से लड़ा जाएगा. जितना पार्ट मुझे मिला वो तो ठीक है ही है, मेरे खिलाफ जो डिग्री में फाइंडिंग थी, फाइंडिंग अगेंस्ट हिम, दैट शुड हैव बीन अगेंस्ट इन माई फेवर और टू हैव बीन इन माई फेवर. समझे? नेक्स्ट, and he may also take any cross objection to the decree which he could have taken by way of appeal. वही बात आ गई. तो जिस अपील में जो ऑब्जेक्शन वो ले सकता था, उन्हीं पॉइंट को क्रॉस ऑब्जेक्शन रूप में वो यूज कर सकता है. एंड नाउ कम टू प्लीज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. एक्सप्लेनेशन, ए रेस्पोंडेंट एग्रीव्ड बाय ए फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इन द जजमेंट. प्लीज रीड दीज केयरफुली. ये वर्ड्स जो है, ये a respondent aggrieved by a finding of the court in the judgment on which the decree appealed against is based may under this rule file cross objections in respect of the decree. See, next, notwithstanding that by reason of the decision of the court or on any other findings. ठीक है, पहले से समझ लीजिए तेरे है क्या ये, कि पहला जो पार्ट आपने देखा था अभी, दैट वाज, इन शब्दों को देखिए पहले जरा, खेल क्या है शब्दों का. दो ही मे नॉट हैव फाइल्ड अपील फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द डिक्री. दिस इज व्हाट, ही मे नॉट हैव फाइल्ड अपील फ्रॉम अगेंस्ट द ए पार्ट ऑफ डिक्री. इट मीन्स ही वाज हैविंग राइट टू फाइल एन अपील. अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि देयर आर सम फाइंडिंग्स against him, but decree is in his favor. Therefore, he is not having right to file the appeal. समझे आप? मन में कसवसाहट है छोटी सी, हल्की सी, कि अपील, डिक्री तो मुझे मिल गई, केस तो मैं जीत गया, लेकिन कुछ ऐसा कह डाला, कुछ फाइंडिंग ऐसी भी है कोर्ट में, मुझे इससे ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, लेकिन लीगली मेरे पास वो राइट ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट करने का. बट इन दैट केस अगर आपको उस पर भी ऑब्जेक्ट करना है तो आपकी मदद करेगा आपको ये एक्सप्लेनेशन. यू सी द वर्डिंग्स. ए रेस्पोंडेंट एग्रीव्ड बाय फाइंडिंग. फाइंडिंग के साथ में आप ये फाइंडिंग है और शब्द को देखिए, एनी पार्ट ऑफ दिस, एनी पार्ट ऑफ डिक्री, और ये है फाइंडिंग. तो हेयर इन अर्लियर केस यू आर एग्रीव्ड ऑफ ए पार्ट ऑफ डिक्री. In the second case, you are aggrieved of a finding of a decree. So, do you understand the difference between finding and part of decree? Please raise hand.
तो मैं ये समझ में आएगा आगे पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इफ यू वांट टू इन केस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डिक्री you have no right to go in appeal, but in that case if the appeal is filed against you, you can file cross objections because of rule 1 or 22 explanation is 22 का जो explanation है ये, इसकी वजह से आप ये कर सकते हैं। It gives you right, a respondent aggrieved by finding of the court in the judgment on which the decree appealed against is based may under this rule file cross objections. Please, अब मेरे ख्याल से it is sufficient explanation कि what is all about cross objections। अब कुछ हल्की हल्की सी पहले मैं अच्छी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इसको वीडियोस में देख लेना आप लोग। अब इस आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। माधवी बात समझ में आ गई। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। सी, इनकी क्वेरी है व्हेन वी फाइल अपील there are some primary objections. So what are those primary objections and what is the difference in the cross objections? So you tell me, जो primary objections कौन करता है? Respondent करता है, defendant करता है। See, तो उसका भी आएगा। देखिए cross objection क्या है। primary objections आएंगे maintenance पर, maintainability, whether appeal is maintainable or not। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एडमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो प्राइमरी ऑब्जेक्शंस किस में आते हैं कि भाई एडमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वंस अपील इज एडमिटेड एंड यू आर नाउ देन बाय वे ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस you are actually preferring your appeal indirectly. क्रॉस ऑब्जेक्शन इज योर अपील इनडायरेक्टली। जब आप रेस्पोंडेंट हैं तब आप दो काम कर रहे हैं एक साथ। पहली बात, यू आर रिप्लाइंग टू द कंटेंट्स ऑफ द अपील। सेकेंडली, आप अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी लेकर के आ रहे हैं। ऐसे हुआ ये कि इनकी बात तो गलत है ही है और इन एडिशन मेरी बात ये सही है। जो पहली वाली डिक्री थी जितनी मेरे फेवर में थी वो तो सही है ही है, लेकिन उसमें एक बात, एक फाइंडिंग मेरे खिलाफ थी, वो और सही कर दीजिए जनाब। अब बात समझ आ रही है? तो दिस इज व्हाट क्रॉस ऑब्जेक्शन कर लेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा। आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। Thank you very much and share these videos. Thank you.